हम लोग हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। आज हम लोग को क्या करना है, उसी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या करना है। जो प्रकाश की तरंग होती है उसके परावर्तन का हम लोगों को व्याख्या करना है। तो ये आवश्यक है कि हमको द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए और एकदम याद भी होना चाहिए। क्लियर है ना? ताकि मैं कोई पॉइंट लिखूं तो पूछना ना पड़े आपको कि सर ये कैसे लिख दिया गया। तो इसके हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। उन्होंने पहले पॉइंट में क्या कहा, तरंगाग्र बताया। क्या बताया बेटा? तरंगाग्र क्या होता है? एक पृष्ठ होता है, माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समांतर। बात क्लियर है? अगर होमोजीनियस मीडियम है यानी कि समान माध्यम है तो पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या होगी? तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यानी आप कह सकते हो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ही हमेशा तरंगाग्र होता है और उसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण। क्या बोलते हैं बेटा? तो ये एक चीज याद रखना कि लंबवत होगा किरण, अभी काम भी लगेगा इसमें। ओके, दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा? दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा जो तरंगाग्र है उस पर स्थित माध्यम के जितने भी कण हैं वो एक नए तरंग स्रोत का काम करेंगे। यानी वहां से एक तरंगे निकलेंगी और वो किस चाल से आगे बढ़ेंगी माध्यम में? जिस चाल से प्राथमिक तरंग चल रही है, यानी चाल नहीं बदलेगी। और इन तरंगिकाओं को क्या बोलेंगे बेटा? द्वितीयक तरंगिकाएं बोलेंगे। ठीक है ना? तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया? बोलो बेटा, आप बताओ, बतिया रहे हो तुम। हाँ, अरे आप बता रहे हो, बहुत बहानेबाज है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा? तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने नए तरंगाग्र की स्थिति कही। ठीक है, उन्होंने कहा यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को हम स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचे तो यह जो पृष्ठ होगा वो किसी क्षण उस तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आ रही? बस यही तीन चीज आपको बताया गया, इतना याद है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। करें? चलो, तो आप हेडिंग बनाओगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। हाँ बेटा, बाई हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। हाँ, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये आपका हेडिंग है बेटा। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? बहुत छोटा तो नहीं है? चलो भाई, ये हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख लो, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के या फिर तरंग के परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन की व्याख्या ये आपको करना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंग के परावर्तन की व्याख्या। क्लियर है? चलो, सबसे पहले हम एक फिगर देखेंगे बेटा। आप सपोज करना कि आपके पास एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या है ये? फिगर को बढ़िया से समझना, बड़ा सा बनाऊंगा।
ये इसको आप सपोज कर लेना कि एम डैश क्या है बेटा, कोई परावर्तक पृष्ठ है। और ये सब लिखने से पहले यहाँ पर आप लिख लो 5 मार्क्स। ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में और बहुत बार पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों में से एक फिक्स रहता था पहले। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं जब ये बताता हूँ तो जनरली स्टूडेंट समझ लेते हैं यही आएगा बस, ऐसा आपको नहीं समझना, ये इम्पॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? और आप पढ़ रहे हो मेहनत करके पूरे साल, तो आपको पूरा पढ़ना है। क्लियर? बस इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर जाना है, ये आएगा तो बढ़िया से लिखेंगे। क्लियर? तो 5 नंबर का है, इसको यहीं पे लिख लेना, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एम डैश क्या है बेटा, एक परावर्तक पृष्ठ। आप सपोज कर लीजिए आपके पास कोई तरंगाग्र है बेटा, समतल तरंगाग्र है ए बी, क्या है ये, बस इतने से काम चल जाएगा। चलो भाई इसको नाम दे दो कुछ, हम मान लेंगे ये ए और ये बी। एक समतल तरंगाग्र ए बी है जो पृष्ठ पर तिरछा आपतित हुआ है। बात समझ में आ रही है? तिरछा आपतित हुआ। अच्छा, अब अगर माध्यम समान है, मतलब समांग है, तो जो कि है ही है, पृष्ठ के ऊपर जो भी माध्यम होगा एक ही तरीके से होगा ना। तो इसमें अगर हम इस पृष्ठ, ये तरंगाग्र क्या है, एक पृष्ठ ही तो है, तो इस पृष्ठ के लंबवत कोई रेखा खींचें तो तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेगी, यानी तरंग उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। चलो इसके लंबवत एक रेखा खींच दो बेटा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, लग रहा है बेटा 90 डिग्री बना रहा है कोण, ठीक। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसी के समांतर ये भी रेखा है, ध्यान देना, उसी के समांतर ये रेखा तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इस पर लंबवत है तो ये भी क्या होगा, इस पर। लेकिन दिख तो रहा नहीं है, क्या बात है, थोड़ा सा चलो भाई ये, यानी आप बताएंगे यहाँ पर ये जो कोण है 90 डिग्री का, कितना बेटा, तो ये वाला भी इधर भी 90 होगा, टोटल 180 होता है ना, और ये भी क्या होगा 90 होगा। ये सब अभी समझाया जाएगा, इतना केवल याद रखिए कि ये 90 डिग्री, और ये है क्या, तो ये किरण है, क्या है बेटा, एक किरण। अब देखो ये तरंगाग्र ऐसे इधर की ओर ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आपका तरंगाग्र ए भी जो है आगे की ओर बढ़ेगा, आप देख पा रहे इस बिंदु को ए मान ले हो, इसको भी कुछ मान लो ए डैश, क्या मान लेना बेटा, ए डैश मान लो। और एक एक चीज आप समझना बढ़िया से, वही चीज लिखा जाएगा। ये तरंगाग्र ए भी है, अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो परावर्तक पृष्ठ एम डैश के ए और ए डैश के बीच जितने भी बिंदु होंगे उससे टकराता जाएगा। सपोज एक पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ ही तो है, आपने खींचा है वहाँ पे, तो आप समझना कि ये ऐसे ऐसे टकराता जाएगा, ए भी जो है ऐसे ऐसे, और यहाँ पर जाकर ऐसे ऐसे फाइनली बी वाला कहाँ पर, ए डैश पर टकराएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये ऐसे जाएगा, क्योंकि किरण बता रहा है भाई, किरण संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रही है? ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको हम लोग लिख लेते हैं, याद रखना इसमें आपको थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी हो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, और जो अभी व्याख्या कर रहे हो आप, थ्योरी से ही व्याख्या करोगे पूरा।
तो इसमें हम सारी चीज़ें लिखते चलते हैं। क्लियर है? चलो, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखनी। आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना तरंगाग्र AB। और कैसा तरंगाग्र है बेटा? समतल। एक बार लिख दो, समतल तरंगाग्र AB परावर्तक पृष्ठ MM डैश, क्या माने उसको बेटा? MM डैश पर तिरछा आपतित होता है। तिरछा आपतित होता है। ध्यान दो, घबराना नहीं है। जैसे आप रचना पढ़ते थे 10th में, जो करते थे वही लिखते चलते थे। बात समझ में आ रही है? वैसे यहाँ पर जो आप करोगे वही लिखते चलोगे। तो मैंने लिख दिया है कि माना समतल तरंगाग्र AB परावर्तक पृष्ठ MM डैश पर तिरछा आपतित होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब एक चीज़ ये भी बताओ आप कि देखो तरंगाग्र जो AB है सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ MM डैश के किस बिंदु को स्पर्श करता है? A। जब तिरछा आपतित होगा तो ऐसे ही पहले करेगा, फिर धीरे धीरे लास्ट में किसको स्पर्श करेगा? A डैश। बात समझ में आ रही है? तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिखना तथा t बराबर 0 समय पर, एक समय मान लेना, t बराबर 0 पर तरंगाग्र AB, ऐसे लिख लो, तरंगाग्र पृष्ठ MM डैश के बिंदु A को, इसको बेटा A को स्पर्श करता है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। क्लियर है? सबसे पहले देखो t बराबर 0 का मतलब हम लोग टाइम यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट किए हैं टाइम का, है ना बेटा? यहाँ देखना नहीं तो उड़ेगा आगे। क्लियर? हम लोग टाइम का कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रारंभिक समय हम लोग मान लिए t बराबर 0 समय कब है? जब तरंगाग्र AB अपवर्तक, क्या नाम है, परावर्तक पृष्ठ MM डैश के बिंदु A को स्पर्श। यहाँ तक बात क्लियर है? अब सपोज करो कि ये तो स्पर्श कर दिया, यहाँ से टाइम स्टार्ट हो गया, अब AB आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो तरंगाग्र AB का जो बिंदु B है, बात समझ में आ रही है, वो मान लो कुछ समय बाद A डैश पर पहुँचता है। कुछ समय को आप मान लो, कुछ मान लिया जाए T समय बाद। कितने समय बाद बेटा? T समय बाद आप मान। तो यहाँ पर आप लिख देना, यदि T समय बाद, T समय बाद तरंगाग्र का बिंदु B, बात समझ में आ रही है? तरंगाग्र का बिंदु B A डैश, कहाँ पर बेटा? A डैश पर पहुंचता है, क्योंकि आगे तो बढ़ ही रहा है। पहुंचता है तब हम एक चीज पहले से जानते हैं बेटा कि ये वाला बिंदु B है जो है वो A डैश पर ही पहुंचेगा, क्योंकि हम लोगों ने किरण खींच रखी है और किरण क्या बताती है? तरंग संचरण की दिशा। तो पहुंचेगा तो वहीं पर। कितने समय बाद पहुंचना है हम लोगों ने मान लिया कि T समय बाद पहुंचता है। अब T का मान कुछ भी हो सकता है। चलो, अगर T समय बाद ये यहाँ पर पहुंचता है तो ये दूरी B A डैश आप बता सकते हो, दूरी बराबर चाल गुणे समय से। तरंग का चाल हम लोग मान लेंगे, कुछ मान लेना B। क्या मान लेना बेटा? चलो लिखेंगे तब B A डैश बराबर चाल गुणे समय, यानी कि BT। ऐसे इसको बना। हाँ, आपको बताना होगा जहाँ T तो आप जानते ही हो, B नहीं जानते हो, B लिख लेना। B क्या है बेटा? तरंग चाल। क्या है बेटा? तरंग।
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? चलो अब एक कहानी और शुरू करते हैं। अब जैसे से तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा, ध्यान देना, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा वो परावर्तक पृष्ठ एम एम डैश के ए व ए डैश के बिंदुओं के बीच टकराता जाएगा। ऐसे ऐसे एक एक बिंदु होगा ना, उनसे क्या करेगा? टकराता जाएगा। इसको एक फिगर यहाँ पर ले लेता हूँ और समझाने के लिए इसको हम लोग गोदेंगे। हाँ बहुत ज़्यादा, तभी समझ पाओगे। इनके बीच ऐसे बिंदु ले लो, ये ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे, यानी कि कह सकते हो माध्यम के कण होंगे। बात समझ में आ रही? और जब ए बी तरंगाग्र से टकराता जाएगा तो ये सभी बिंदु, जितने बिंदु हैं ए व ए डैश के बीच में, वो सभी नए तरंग स्रोत का काम करेंगे। तो नए तरंग स्रोत का काम करेंगे और ये स्रोत हैं कैसे? बिंदुवत। कैसे हैं बेटा? तो इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। उनका आकार कैसा होगा? गोलीय होगा। बात समझ में आ रही? तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से आप बोलोगे कि सर इनसे द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं ऐसे ऐसे निकलेंगी। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले कहाँ से निकलना स्टार्ट करेंगे? ए से, क्योंकि सबसे पहले तो यहीं टकराएगा ना। ओके, और फिर ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे टकराती है और यहाँ से गोलीय तरंगिकाएं निकलती हैं। कितनी चाल से? बी चाल से। बात समझ में आ रही है? जितनी चाल से ए बी तरंगाग्र चल रहा होगा उतनी चाल से ए भी चलेगा, द्वितीयक तरंगिकाएं। चलो ऐसे निकलती जाएंगे सारी के सारी। इसको आप लिख लीजिए फटाफट, यहाँ पे लिखिए। जैसे 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 तरंगाग्र आगे बढ़ेगा बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है, कौन सा तरंगाग्र? ए बी लिख दें। अभी एक के तरंगाग्र है ही है। चलो जी, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है वह पृष्ठ के, पृष्ठ का मतलब परावर्तक पृष्ठ समझना, एम एम डैश, ठीक है ना। वह पृष्ठ के ए व ए डैश बिंदुओं के बीच टकराता जाता है। चलो ये बात समझ में आ रही? जैसे जैसे ए बी आगे की ओर बढ़ेगा वह परावर्तक पृष्ठ एम एम डैश के बिंदु ए व ए डैश के बीच टकराता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना एक चीज और, तो ए व ए डैश के बीच जितने भी सारे बिंदु होंगे वो एक नए तरंग स्रोत का काम करेंगे। यहाँ से द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकलेंगी। इतना चीज वहाँ पर लिख दो, ऐसे यहाँ पर जितना बना है उतना लिख दो। तो लिखेंगे बीच टकराता जाता है। हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक, ध्यान देना बेटा, द्वितीयक, और इनका आकार कैसा होगा? गोलीय। तो द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। एक साथ नहीं निकलेंगे बेटा, है ना, निकलने लगती हैं ऐसा लिखेंगे, क्योंकि बिंदु ए से फिर उसके बाद ऐसे ऐसे निकलती रहेंगे। जैसे जैसे टकराता जाएगा वैसे वैसे निकलती है, ठीक है। तो निकलने लगती, और इनका चाल क्या होगा?
बी, जितना प्राथमिक चाल। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, यहाँ लिखना होगा। आप लिखेंगे जो प्राथमिक तरंग की चाल, यानी कि जो बी चाल से, कितने चाल से बेटा? बी चाल से माध्यम में फैल जाती हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? आप जहां तक फिगर को समझे हो वहां तक आप पूरी चीज लिख चुकी। अब इसके बाद आपको सबसे पहले बताना है, ध्यान देना है, बिंदु ए से जो द्वितीयक तरंग है सबसे पहले यहां से निकलेंगी। क्लियर है? तो यहां से जो द्वितीयक तरंग निकल रही है, बिंदु ए से जो द्वितीयक तरंग निकल रही है यहाँ पे, ये t बराबर 0 पे स्पर्श किया था ना, तो यहां से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं और बी से चलने वाली ये तरंग जो आपको ए भी दिख रहा है, क्लियर है, वो दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे कि नहीं? एक साथ t बराबर 0 समय पर चलना स्टार्ट करेंगे। तो t समय बाद आपने कहा यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है ए डैश पर। कहाँ पर बेटा? तो t समय बाद ये तरंग भी तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। तो वो बिंदु आप बताओ। तो इसको ए डैश तक पहुंचा देते, उसको बी डैश तक पहुंचा दो। अभी हम लोग को पता नहीं कि बी डैश कहाँ होगा, उसके लिए अभी सारी चीजें आपको बताई जाएगी कि कहाँ होगा। अभी आप मान लो कि सर्वप्रथम ए से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, यदि टी समय में मान लो बी डैश तक पहुंच जाती, तो ए से लेकर के बी डैश तक की दूरी कितनी होगी? चाल गुणे समय। चाल उतना ही है जितना प्राथमिक तरंग का था, और समय भी आपने उतना ही माना है, तो बी टी दूरी उतनी होगी ना, यानी कि बी ए डैश दूरी ये भी तय करेगी उसी के बराबर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसको आप लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगा, बस देखते चलिए। लिखेंगे सर्वप्रथम ए से, कहां से बेटा? ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, हाँ यहीं से सबसे पहले निकलेंगी बेटा द्वितीयक तरंगिकाएं। तो सर्वप्रथम ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं यदि कितने समय बाद? t समय बाद, कहां पर बेटा? बी डैश पर। ऐसे मान लो बी डैश पर पहुंचती है। अगर ऐसा है तब आप बोलेंगे ए से चली थी, कहां पर पहुंच गए? बी डैश पर। तो ए बी डैश दूरी है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है द्वितीयक तरंगिकाओं की? बी, तो बी लिखेंगे। और टाइम आपने कितना लिया? टी। यहां पर लिखेंगे बट बी टी बराबर आपने निकाल रखा पहले से, बी ए डैश, उतना ही तो है। तो इसलिए आप लिखोगे ए बी डैश बराबर बी टी, और बराबर इसी के बराबर क्या लिख दोगे? बी ए डैश। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? अभी इसका काम लगेगा आगे बेटा। ऐसे यहां तक बात क्लियर हो गई? अब सब कुछ तो समझ में आया, लेकिन ये नहीं समझ में आया सर बी डैश होगा कहाँ? उसकी स्थिति तो हमको नहीं पता। मान लो हमको फिगर में बनाना हो तो बी डैश कहाँ होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना, उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले समझा देते हैं। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा? तो आपने कहा कि बी टी कितनी है बेटा, और बिंदु ए उतने ही समय में कितना दूरी तय करेगा? बी टी। टी समय में बिंदु ए से जो द्वितीयक तरंगिकाएं चल रही हैं, ये गोलीय तरंगिकाएं, कितनी दूरी तय करेंगी? तो बी टी दूरी तय करेंगी। अब बी टी तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है बी टी के बराबर ही तो है बी ए डैश। तो बी ए डैश दूरी की त्रिज्या ले लो। क्या ले लो बेटा? अब चूंकि गोलीय ये द्वितीयक तरंगिकाएं कैसी हैं? गोलीय है ना, तो आप एक काम करना, बी ए डैश की त्रिज्या ले लेना और ए को केंद्र मान लेना। ए को केंद्र क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहीं से निकल रही है। क्लियर है? तो बी ए डैश त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे। क्या करेंगे बेटा? एक आर्क खींच देंगे, चाप लगा देंगे। और वो चाप टी समय बाद किसको प्रदर्शित करेगा?
द्वितीयक तरंगिकाओं को प्रदर्शित करेगा कि वहां पर है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, बिंदु बी डैश कहाँ होगा ये पता करने के लिए आप क्या करना, ए से उस चाप पर एक स्पर्शी खींचना। क्या खींचना बेटा? स्पर्शी खींचना। ऐसे आप खींच देना। तो ये क्या हो गया आपका स्पर्शी। ये ए डैश का जहां पर ये काटेगा उसी को बी डैश मान लेना। यही बी डैश है आपका। बात समझ में आ रही है? और एक चीज और समझना, ए से आप क्या करना, बी डैश को मिला देना। ए से क्या करना, आप देखो बी डैश क्या है, ये केंद्र था और ये क्या है, गोले का पृष्ठ होगा, तरंगाग्र होगा ना गोलीय पृष्ठ। तो केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, त्रिज्या पृष्ठ पर लंब होती है। या फिर आप कह लो ये स्पर्शी है ना, तो स्पर्शी पर क्या होगी, लंब। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री था बेटा, वैसे यहाँ पर भी 90 डिग्री। बी डैश की आपको स्थिति मिल गई। क्लियर है एकदम? यही चीज आप वहां लिख दो। क्या लिखोगे, बी डैश की स्थिति ज्ञात करने के लिए नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे बेटा, बी डैश की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या है, इतनी ही दूरी तो चला है, बी2 दूरी चला है जो कि किसके बराबर है, बी ए डैश, और ये दूरी हमको फिगर में दिख रहा है। क्लियर है? तो उतनी दूरी त्रिज्या ले लेंगे। बी ए डैश ज्ञात करने के लिए बी ए डैश दूरी की त्रिज्या लेकर और क्या करेंगे, ए को केंद्र मानकर क्या करेंगे बेटा, केंद्र मानकर एक गोलीय चाप खींच लेते हैं। एक गोलीय चाप हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे। और चाप पर ए डैश बी डैश, यहां लिख लेना खींचते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चाप खींचते हैं और चाप ए डैश बी डैश और चाप पर ए डैश बी डैश स्पर्शी या फिर स्पर्श रेखा चलो बेटा ध्यान देना, आप यहां तक लिख दिए। आपने किया क्या, पहले तो आप बी ए डैश दूरी की त्रिज्या ले ली और फिर ए को केंद्र माने, और केंद्र मानने के बाद आपने क्या किया, एक गोलीय चाप खींच दिया। बात समझ में आ रही है? गोलीय चाप खींचेंगे तो ये बात तो पता चल गई कि टी समय के बाद, कितने समय पर बेटा, टी समय पर आपको एक तरंगाग्र की स्थिति मिलेगी। यही कहीं होगा, गोलीय होगा इसलिए आपने गोलीय चाप खींचा, और यहीं से ओरिजिन पॉइंट इसका यही था ना, हाँ सोर्स यही था, तो इसीलिए इसको आपने केंद्र माना, यही पहुंचेगा। अब बी पॉइंट कहाँ होगा, इसके लिए आप एक काम करना, ए से इस गोलीय चाप पर एक स्पर्शी खींच देना। क्या खींच देना बेटा, तो जहां पर वो काट रहा होगा इस गोलीय चाप को, जहां पर छू रहा होगा, स्पर्श कर रहा होगा, वही बिंदु क्या होगा आपका, बी। क्लियर है बेटा? तो अब आपको ए बी डैश दूरी मिल जाएगी। यहां पर आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। तो यहां पर अब आप ऐसे बनाइए कुछ, यार ये कुछ 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलो भाई डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये दूरी आप देख लो,
यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? कितना है भाई? 11.5 और उसके बाद 2 है ना, तो 11.7 कह सकते हो। ऐसे यहाँ पर भी रहेगा, उतनी ही दूरी तो वो भी तय करेगा, यहाँ से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका है उतने ही समय में। हाँ, क्योंकि चाल बराबर है दोनों की, तो ये भी उतनी ही दूरी तय करेगा। कितना होगा बेटा? 11.7 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यहीं से मेजर कर लेते हैं ऐसे। ये यहाँ कहीं पर पहुंचेगा। और यहाँ पर आपने क्या करके रखा है बेटा? तो आप बताएंगे, एक गोली चाप लगा के रखोगे। आप लोगों के पास प्रकार होगा, उससे करना, एकदम फिगर अच्छे से बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके। करना क्या है, इस चाप को A' से एक स्पर्श रेखा से मिला देना है। यहीं पर स्पर्श करेगा बेटा ये। मैं सही कर दे रहा हूँ चाप को, अभी यहाँ पर एक काट रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या बेटा? हाँ, कहीं भी लगाओ, स्पर्श कराओगे ना, वो वहीं काटेगा, वहीं पर छुएगा। क्लियर है ना? आप कहाँ लगाओगे? ऐसे ही तो करोगे, कहीं भी लगाओ बड़ा सा पूरा। आप एक काम करना है, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे आप पूरा एक गोला बना देना। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब स्पर्श कराओगे, उस पर स्पर्श से खींचोगे, तो उसी बिंदु पर काटेगा, B' पर ही। तो B' की आपको स्थिति मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखो स्पर्श कर रहा है बेटा, यही आपका क्या होगा? B' की स्थिति। और ये देखो, आप कहोगे कि ये जो त्रिज्या का काम करेगा, इसको अगर हम क्या मान लें? B', इस बिंदु को आप मान लीजिए B'। तो आप बोलोगे सर AB' है, वो इस गोलीय पृष्ठ यानी तरंगाग्र के लिए त्रिज्या का काम करेगा, और त्रिज्या पृष्ठ पर क्या होगा? लंब होगा। या फिर जो स्पर्शी खींचे हो, स्पर्शी पर क्या होगा? वहाँ स्पर्शी खींचते उसी पर लंब होगा। क्लियर है? तो अगर लंब है तो आप कह सकते हो सर ये द्वितीय तरंगाग्र है, तरंगाग्र की नई स्थिति है, और ये किरण है, ये परावर्तित किरण है, टकराने के पास वापस जाती है, तो ये आपतित तरंगाग्र हो गया, और ये नई स्थिति मिली। A' B' जो आपको दिख रहा है वो परावर्तित तरंगाग्र। तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए, थोड़ा आगे। यहाँ पर भी इसको भी आगे बढ़ाओ। ये दो रेखा आप क्या किए हो बेटा? ये जो आपका दिख रहा है A' B' तरंगाग्र, उसके लंबवत आपने एक रेखा खींची है, इसको हम लोग किरण बोलेंगे, और किरण क्या है? लंब है इस पर। तो इसको आप बोल सकते हो ये परावर्तित किरण है। ये क्या है बेटा? इधर लंब होगा तो इधर भी 90 डिग्री, और ये भी इधर 90 डिग्री का ही कोण बना। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ तक चीज़ें वो आप लिख दो, पूरा थियरी लिखो, नहीं तो बाद में आपको ही नहीं समझ में आएगा कि कैसे हुआ ये सब। क्लियर है? चलो बेटा समझना, आपने कहाँ तक लिखी बात? केंद्र मानकर खींच लेते हैं, यानी आप B' की स्थिति फाइंड आउट करनी है। आपने क्या किया? B' की स्थिति ज्ञात कर ली है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ तक आप स्पर्शी खींच लिए A' B'। क्लियर है? अब आप बताओ, ध्यान देना, ये जब आप स्पर्शी खींचोगे ये कितने समय पर है?
टी समय पर। यहाँ से जो द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकल रही हैं वो टी समय पर आकर इससे टकराएंगी। अच्छा यहाँ पर है तो यहाँ पर आकर ऐसे इससे मिलेंगे। वो तो आपने ज्ञात कर लिया गणितीय विधि से। ऐसे जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ए और बी तरंगाग्र, तो यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा। बात समझ में आ रही है? तो कुछ टाइम बाद तो टकराएगा, यानी यहाँ से निकलने वाली गोलीय द्वितीयक तरंगिकाएं उससे कुछ कम दूरी तय करेंगी। जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो कम होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और कम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और कम। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कुछ टाइम बाद तो कह सकते हो टी समय बाद यहाँ से निकलने वाली द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं, यहाँ से निकलने वाली, ऐसे सभी द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं एक साथ जाकर इस स्पर्शी से टकराएंगी। वैसे ही नहीं, मैंने इसको नई तरंगाग्र नहीं बोल दिया। आप तीसरे पॉइंट पे आइए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में। उन्होंने क्या कहा, किसी क्षण इन आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचा जाए तो वो क्या बताएगा आपको, तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर देखो, किसी क्षण, कौन सा टाइम ले लिया आपने, टी समय पर। टी समय पर इन आगे बढ़ती हुई गोलीय द्वितीयक तरंगिकाएं जो हैं एक साथ जाकर इसको स्पर्श करें, यानी कि जो आपने स्पर्शी खींचा है वो गोलीय द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा है। तो ये जो पृष्ठ होगा आपका ए डैश और बी डैश, वो नई तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। यही आपको वहां पर लिखना है। लिखें? कोई बात आपको जबरदस्ती लगे तो तुरंत बताना बेटा। हाँ, खींच लेते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि टी समय पर, कितने समय पर बेटा, टी समय पर सभी द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं एक साथ इसको ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगी। चलो बेटा, ये बात बताओ समझ में आ रही? एक साथ स्पर्श करेंगी यानी इनको स्पर्श करता हुआ आपने एक पृष्ठ खींच दिया, ए डैश बी डैश। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के जो तीसरा पॉइंट आपने लिखा है उसके अनुसार ए डैश बी डैश होगा क्या, तरंगाग्र की नई स्थिति होगी कि नहीं? होगा ना? तो आप बताएंगे, अतः ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र है। ये नई स्थिति है। ये आपकी कौन सी थी बेटी? आपतित तरंगाग्र। जो ए बी है वो क्या था? आपतित तरंगाग्र। और ये जो ए डैश बी डैश है वो परावर्तित तरंगाग्र। यहाँ तक कहानी एकदम क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, फिर इसको मिटाऊं, इसका काम खत्म हो गया। ऐसे नहीं मिटेगा। चलो, अभी तक तो आप फिगर की व्याख्या कर रहे थे, अब आपको परावर्तन के नियमों को प्रूफ करना है ना भाई। परावर्तन के कौन कौन से नियम पढ़े थे आप? 2 नियम। कौन कौन से? पहला नियम आप पढ़े थे आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। मैं खींच दे रहा हूं यहाँ पे ऐसे, ऐसा मान लिया जाए। चलो ये मान लिया गया। ये क्या है बेटा? आपका अभिलंब। ऐसे यहाँ भी अभिलंब। बात समझ में आ रही? तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। ये पहला नियम था। ये भी आपको प्रूफ करना है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई, तीनों की तीनों बोर्ड के तल में है, क्योंकि आपका परावर्तक पृष्ठ यम डैश और आपतित किरण, बात समझ में आ रही है? या फिर आप कह दो ए बी जो तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र और परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, ये तीनों एक ही तल में तो है, बोर्ड के तल में। आप कागज में बनाओगे तो कागज के तल में होगा, तो जाहिर सी बात है उस पर खींचा गया अभिलंब भी क्या होगा? एक ही तल में होगा। तो ये तो नियम साफ साफ दिख रहा है। लेकिन दूसरा नियम क्या था?
हाँ, आप बोलोगे परावर्तन कोण तथा आपतन कोण दोनों के दोनों सदैव क्या होंगे, बराबर। तो इसको प्रूव करो, इसको तो मैथमेटिक्स से प्रूव करना होगा। तो चाहे आप ज्यामिति लगाइए चाहे ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, प्रूफ हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आसान है, वही लगा रहे हैं, ठीक है ना, वो आसान है। उससे पहले आप कोण वगैरह इसका बता दो बेटा, ध्यान देना। हाँ, सबसे पहली बात बेटा ये बोलोगे आपतित किरण है, क्या है, और ये अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण होगा आई। बात समझ में आ रही? अभी आप कहोगे कि जो सर ए बी है, ए बी तरंगाग्र, उस पर जो आपने रेखा खींची है किरण है, किरण क्या होती है, लंब होती है। यानी ये वाला कोण, ध्यान देना, ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। बताओ, ये बात तो समझ में आ रही, 90 डिग्री का कोण होगा। तो पूरा कोण तो 90 डिग्री था, और इतना कोण कितना है, आई। अगर हम पूरे कोण में से यानी 90 में से इतना कोण घटा दें तो आपको ये वाला कोण मिल जाएगा। यानी आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण है वो 90 माइनस आई, यही तो होगा। ये यहाँ तक बात समझ में आ रही। फिर आप कह सकते हो सर इसको भी ध्यान से देखिए, ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब। तो परावर्तक पृष्ठ पर क्या होगा, लंब होगा। यानी ये वाला जो कोण है वो इस पूरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। बात समझ में आ रही? पूरा 90 डिग्री कोण है, तो पूरे कोण में से अगर हम इतना कोण घटा दें, कितना कोण, तो ये वाला कोण आपको मिल जाएगा। बताओ, ये वाला कोण मिल जाएगा ना। चलो घटा देते हैं। पूरा कोण कितना है बेटा, 90। 90 में से घटाना है आपको क्या, 90 माइनस आई। ब्रैकेट ऑफ करना, 90 डिग्री माइनस, ब्रैकेट ऑफ करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। कितना बचा, यानी आप बता सकते हो ये वाला जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से समझना, वो कितना होगा, आई होगा। कितना होगा बेटा, इसी पर बनाओ ताकि पता चले। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो ये सब लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, फाइनली ये आई आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर है? ओके। यहाँ पर भी ऐसे बना, देख लीजिए, ये कौन सा किरण है बेटा, परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाए, आर। ये वाला जो कोण होगा आर, ठीक है। ये आपका कोण कितना हो गया, आर। लेकिन ये वाला जो है ग्रीन वाली लाइन जो है वो तरंगाग्र ए डैश बी डैश पर क्या है बेटा, लंब है। क्लियर है? तो पूरा कोण तो 90 डिग्री होगा, 90 में से आर को घटाएं तो इतना कोण मिल जाएगा। हाँ, पूरे कोण में से उतना घटाओ बेटा आर। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 90 डिग्री माइनस आर के बराबर है। यहाँ भी ये 90 डिग्री होगा बेटा। बात समझ में आ रही? 90 डिग्री माइनस आर के बराबर। आप बोलेंगे सर ये तो अभिलंब है, अभिलंब है तो परावर्तक पृष्ठ पर क्या होगा, लंब होगा। यानी ये वाला जो कोण है बेटा, ये 90 डिग्री होगा पूरा का पूरा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो पूरे में से पूरा कितना है, 90। तो पूरे कोण यानी 90 में से आप क्या करिए, इतना घटा दीजिए। कितना, इतना घटा दो तो आपको ये वाला कोण मिल जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कोण। तो आप लिखेंगे 90 माइनस 90 डिग्री माइनस आर बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, ये माइनस 90 और ये प्लस आर। तो ये पूरा कट जाएगा, कितना बचा। तो आप बोल सकते हो सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर। बढ़िया से फिगर बनाना नहीं, एग्जाम टाइम में आपको समझ में कम आएगा। कितना होगा बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, तो बस व्याख्या हो गई। अब आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। दो ट्रायंगल आपको साफ साफ दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। कौन सा, ए बी ए डैश, ये 90 डिग्री है ना, यहाँ भी 90 डिग्री होगा और यहाँ भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है ना। त्रिज्या स्पर्शी पर क्या होगी, लंब होगा। ठीक है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ए डैश और दूसरा ए डैश बी डैश ए, इसी में आप क्या करिए, साइन थीटा लगा दीजिए या जो भी कोण है लगा दीजिए। क्लियर है? क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लंब और कण आपके पास है।
लंब तो आपको साफ साफ दिख रहा है, न्यून कोण आई के सामने की भुजा बी ए डैश। बात समझ में आ रही है? यही तो बी टी के बराबर कैलकुलेट किया। इतनी दूरी कितनी है बी टी, और फिर यहाँ पर देखना न्यून कोण आर के सामने की भुजा ए बी डैश, इसी को तो बी टी के बराबर कैलकुलेट किया। ये दोनों हो गया। दूसरी चीज 90 डिग्री के सामने की भुजा ए डैश, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने की भुजा ए डैश, ये कॉमन होगा तो ये कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम लोग साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में लगाओ। कौन सा त्रिभुज? ए बी डैश ए डैश। क्या लिखेंगे बेटा? लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डैश और ए डैश। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? साइन। कोण कितना है बेटा? आई। चलो समझना बेटा, ए बी डैश ए डैश यही समकोण त्रिभुज है। नहीं यार गड़बड़ हो गया। ए बी ए डैश क्या है बेटा? ए बी ए डैश। ए बी ए डैश। अब बात समझ में आ रही? चलो ए बी ए डैश में आओ बेटा। तो ए बी ए डैश में आपने न्यून कोण कितना लिया है? आई। इसके सामने की भुजा लंब बी ए डैश। हाँ बेटा, बी ए डैश क्या है आपका? लंब, बट एक कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने की भुजा ए ए डैश। बस यही लगा दो। तो साइन आई बराबर कितना हो जाएगा? बी ए डैश बटे ए ए डैश। लिख दो यहाँ पर बी ए डैश बी ए डैश बटे ए ए डैश। बात समझ में आ रही है? फिर इन ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल में चले आओ बेटा। कौन सा? आप बोलेंगे ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए। इसमें आपको लगाना है साइन। और कोण कितना है बेटा? आर। कितना है? इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? लंब बटे कर्ण लगाएंगे। तो न्यून कोण आर के सामने की भुजा लंब कितना है बेटा? ए बी डैश, यही तो है। बटे कर्ण कितना है? 90 डिग्री के सामने की भुजा ए ए डैश। ए बी डैश बटे ए डैश वैल्यू रखें। चलो ए बी डैश बटे ए डैश, ए बी डैश बटे ए डैश। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही? ओके। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा सकते हो कि साइन आई बराबर बी ए डैश की वैल्यू आप प्रूफ कर चुके हो। यहीं पर तो निकाले हो। बी ए डैश की वैल्यू किसके बराबर? बी टी। देखो बी ए डैश किसके बराबर? तो यहाँ बी टी लिख दो, बी ए डैश की जगह पर और बटे ए डैश इसे लिखा रहेगा। इसको बना लेना फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी साइन आर बराबर ए बी डैश भी तो बी टी के बराबर, ए बी डैश भी बी टी तो लिख लेंगे बी टी अपॉन ए डैश और इसको बना लेंगे बेटा सेकेंड। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब आप एक काम करना, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से भाग कर दो। तो LHS को LHS भाग करेगा, RHS को, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। तो साइन, बातचीत मत करो बेटा, साइन आई बटे साइन आर। अब देखो BT बटे ए डैश, BT बटे ए डैश कट जाएगा, RHS समान है ना, तो क्या आएगा बेटा? एक। हाँ इसके बाद देखना साइन आर इधर भाग में उधर जाएगा। अगला स्टेप साइन आई बराबर साइन आर, साइन से साइन हटेगा, आई बराबर आर। यही तो बेटा अपवर्तन का द्वितीय नियम है। प्रूफ हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यही अपवर्तन नहीं बेटा, परावर्तन। परावर्तन का द्वितीय नियम।
एकदम क्लियर है कि नहीं? किसी भी स्टेप में किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? बोलिए अभी, एग्जाम में लिखना है आपको, टेस्ट में भी, ठीक है ना? ओके। और ध्यान देना, मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन के लिए इतने सारे लैंग्वेज लिखे हैं, आप चाहो तो इसमें से कुछ अपने हिसाब से एग्जाम में हटा भी सकते हो, जो अनावश्यक लग रहा हो उसको। बात समझ में आ रही है? ओके। आज एक चीज़ और बेटा, ये तो द्वितीय नियम आपने एक्सप्लेन कर दिया, प्रथम नियम भी एक्सप्लेन करिए, तो एक लैंग्वेज लिख दीजिए छोटा सा बस। इसके बाद लिख लेना बेटा, आप बोल देना चूंकि आपतित किरण कामा करके परावर्तित किरण व अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब कागज के तल में, किसमें बेटा? आपके हिसाब से लिख रहा हूं, आप लोग क्या लिखोगे? कागज के तल में, ठीक है बेटा? यही क्या है आपका परावर्तन का प्रथम नियम है। बताओ, ये बात तो समझ में आई है ना कि तीनों की तीनों एक ही तल में होंगे, क्योंकि सब कुछ आपका कागज के तल में बन रहा है। अभिलंब जो आप खींचोगे वो भी कागज के तल में है। बस आप बोल देना ये आपतित किरण है आपकी, क्लियर है? और ये आपकी परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों की तीनों कागज के तल में है। तो यही आपका क्या हो गया? परावर्तन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम। और दोनों की व्याख्या आपने किस सिद्धांत से की? जितना भी लैंग्वेज आपने लिखा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से। कोई डाउट किसी बच्चे को? एकदम क्लियर है? जाओ।